Hello everyone. Now we will discuss about current division rule. जैसा हमने देखा था वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज सर्किट में, उसी तरह से हम करंट डिवीजन रूल को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे हम फॉलो करें, याद कर लें उस फॉर्मूला को, क्योंकि ये सर्किट में बहुत जगहों पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, जैसा हम प्रीवियसली देखे पैरेलल सर्किट है, तो फॉर सिंप्लिसिटी एनालिसिस और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ 2 रजिस्टर लेंगे। इस तरह से ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है सपोज, और 2 रजिस्टर लेंगे पैरेलल में। दो रजिस्टर हमने लिया है पैरेलल में। एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस V, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। तो जैसा मैंने बताया अभी आपको कि वोल्टेज सोर्स करंट I देगा इस पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को, है ना। तो उसमें से कुछ करंट R1 में चला जाएगा और कुछ करंट R2 में चला जाएगा। इसको हमने I1 एंड I2 लिख दिया। अब जैसा मैंने पहले बताया कि जब सर्किट हमारा पैरेलल में होता है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम होगा एंड दैट विल बी V, है ना, V वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है कि जो करंट I यहाँ पे इंटर करेगा इन दोनों पैरेलल कम्बिनेशन में, उसमें से इस करंट का डिवीज़न किस तरह से होगा। करंट डिवाइड हो जाएगा कुछ I1 में और कुछ I2 में, है ना। और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, I के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू KCL। ठीक है ना। तो हम इसी सर्किट का करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग I1 एंड I2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ठीक है, वोल्टेज के टर्म्स में नहीं भी देना चाहें तो यहाँ पे करंट के टर्म्स में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करंट के टर्म्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है V, ये दोनों के लिए सेम है ना। और जब दोनों के लिए वोल्टेज सेम है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो V होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, I1 R1, और यही हो जाएगा I2 R2, है ना। देखिए जब वोल्टेज दोनों सेम है यहाँ पे V के बराबर, तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस वोल्टेज के बराबर होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज के बराबर भी होगा। और इसमें वोल्टेज कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस इंटू जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल है। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू KCL, है ना, KCL के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 दिख रहा है। करंट इस नोड पे इंटर कर रहा है और ये दोनों करंट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से KCL से ये भी आपको मिल गया। तो अब बताइए इस I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 तो है ही, प्लस I2। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 I2 का वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 I2 का वैल्यू कितना होगा, ये I2 का वैल्यू है। आप लिख सकते हैं I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, I1 R1 डिवाइडेड बाय R2।
तो लिख दीजिए यहाँ पे I1 इंटू R1 बाई R2। अब यहाँ से I1 कॉमन हो गया, 1 प्लस R1 बाई R2, है ना। सो I1 का वैल्यू मिल गया आपको। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, I1 R1 प्लस R2 बाई R2 हो गया, है ना। तो I1 का वैल्यू, ये I1 है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को, है ना। तो हम लिख सकते हैं I, ये तो रहेगा ही, R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू जो रेजिस्टेंस I1 में जा रहा है। जब I1 का वैल्यू मिल गया, यहाँ से देखिए I1 का वैल्यू मिल गया तो I2 का वैल्यू, है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं I2 कितना है, I1 इंटू R1 बाई R2 है। I1 कितना है, I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 बाई R2। ये R2 कैंसिल हो गया तो I2 का वैल्यू मिल गया I R1 बाई R1 प्लस R2। ये हो गया करंट I2। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को देखकर कि अगर आपको R1 में कितना करंट जा रहा है ये पता करना है, जो कि I1 है, तो आप क्या करेंगे, टोटल करंट जो इस कॉम्बिनेशन में इंटर कर रहा है जो I है ना, I इंटू, अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में R2 है, R2 का मतलब दूसरा रेजिस्टेंस, आप फाइंड कर रहे हैं करंट R1 में और फॉर्मूला में आ रहा है R2 ऊपर में, है ना, डिवाइडेड बाय दोनों रजिस्टर का सम। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंक्लूड ये कर सकते हैं कि R1 में अगर करंट फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में दूसरा रेजिस्टेंस होना चाहिए R2। अगर R2 में कितना करंट पता करना है, इसका मतलब I2 का वैल्यू, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में R1 है, ये I2 फाइंड कर रहे हैं, I R1 प्लस R2 दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है, एक में R1 है और दूसरे में R2 है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना करंट डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद कितना उसका वैल्यू मिलेगा हमें। तो ये तो था दो रजिस्टर जब पैरेलल में है ना, तब जनरली बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में करके ही पूछा जाएगा, या कहीं पे आपको यूज़ करना है तो करेंगे। 3 रजिस्टर आ जाएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, है ना, अदरवाइज उसको भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरली मैं आपका ये चीज़ याद करने के लिए नहीं बोलूँगा कि 3 रजिस्टर का भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का याद कीजिए। आपको मैं ये याद ज़रूर करने बोलूँगा कि 2 रजिस्टर जब पैरेलल में हैं तो करंट का डिवीज़न कैसे हो रहा है उसको आप यहाँ लॉजिक के अकॉर्डिंग याद रखिए। ठीक है, तो ये था आपका करंट डिवीज़न रूल। इसके बाद सीरीज और पैरेलल हमने देख लिया अलग अलग। अब हम देख लेते हैं कि दोनों अगर कंबाइंड है ना, जिसमें सीरीज में भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, तो हम इसे लिखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, दोनों में है, सीरीज में भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। कैसा सर्किट आप बना सकते हैं, देखिए
ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं आपस में? पैरेलल में, है ना। और आप ऐसा कर सकते हैं, ये तीनों रजिस्टर आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है ना। लेकिन ये दोनों इस सोर्स से प्लस माइनस, है ना, एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, इस सोर्स के अक्रॉस या सोर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। अगर मैं लिखूँ R1, R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन इस वोल्टेज सोर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है ना। मतलब अगर इसमें करंट, सीरीज में हम लोग कैसे पता करते हैं? करंट दोनों में सेम जाना चाहिए। अगर ये आई यहाँ से चला आई, तो इसमें भी आई ही होना चाहिए और यहाँ बाहर भी आई ही निकलना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। और ये आपस में कैसे हैं? R1 एंड R2 पैरेलल में, R3, R4 एंड R5 पैरेलल में। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, पैरेलल में भी है और सीरीज में भी है, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। चलिए अगर हम नाम यहाँ पे नेमिंग करते हैं, ये है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, है ना। तीन हमने पॉइंट ले लिए और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, जिसको हम आर ए सी कहते हैं, है ना। मतलब ए से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना, प्लस प्लस क्यों? क्योंकि ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज में हम ऐड करते हैं आर ए बी और आर बी सी, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्टेड हो गए। अब ए बी बताइए, आर ए बी, ए और बी के बीच में, है ना, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इसके बीच में दो रेजिस्टेंस है जो आपस में पैरेलल में है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि R1 इन पैरेलल विथ R2 एक कम्बिनेशन हो गया, प्लस RBC, है ना, B और C है, तीन रजिस्टर आपस में पैरेलल में है। तो लिखेंगे R3 पैरेलल विथ R4 पैरेलल विथ R5। इस तरह से आप डिनोट करके लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आप जैसे मैंने बताया फाइंड करने के लिए, जब फाइंड करेंगे तो आपको आ जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे R3 R4 R5 डिवाइडेड बाय, अब ये कॉम्बिनेशन है R3 R4 प्लस R4 R5 प्लस R5 R3, ये हो जाएगा टोटल RAC। तो ये सीरीज और पैरेलल जब दोनों कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं तब इस तरह का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है आपको। तो ये तो था कि रेजिस्टेंस का डिफरेंट टाइप्स का कनेक्शन है ना, कई सारे रेजिस्टर हैं और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सीरीज में, कोई पैरेलल में,
किसी में सीरीज एंड पैरेलल बोथ। तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और दो इम्पॉर्टेंट रूल मैंने बताया, कौन कौन सा? एक तो है वोल्टेज डिवीज़न रूल, जिसमें वोल्टेज डिवाइड होकर कितना कितना मिलता है वो, और दूसरा है करंट डिवीज़न रूल, जिसमें करंट डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद कितना कितना करंट किस रजिस्टर में फ्लो करेगा पैरेलल सर्किट में। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सीरीज पैरेलल एंड पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखते हैं, हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।